अगर हम ये चेक करें कि क्या 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से वाटर कितना बन सकता है, तो जैसे हमने पहले काम किया है प्रीवियस वर्कशीट्स में, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। हाइड्रोजन जो है उसका मुझे मास दिया हुआ है 10 ग्राम, तो उसके नीचे मैं मास लिख दूंगा। और वाटर का क्या निकाला है उसने? 70 ग्राम। मास ही बताया है ना उसने मुझे वाटर का, तो मुझे वाटर का भी मास निकाल के देखना है, तो उसके नीचे भी मैं मास लिख दूंगा। दूसरा काम हमारा क्या है, जो मोल लिखे हुए हैं वो वैसे ही मैं नीचे उतार दूंगा। हाइड्रोजन के साथ 2 मोल लिखा हुआ है, वाटर के साथ भी 2 मोल लिखा हुआ है। फिर मुझे इनका मास बनाना है, तो मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का H2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो मैं कैसे निकालूंगा? 2 इंटू 1 करके, यानी 2 ग्राम्स। तो ये तो 2 जो है ये तो मोल्स वाला 2 है, और 2 जो है वो 2 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का। तो इट मीन्स 2 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से मैं कितना वाटर का मास बना सकता हूँ? वाटर का मास बनाने के लिए वाटर के 2 मोल्स हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? 2 इंटू 1, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो 1 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पे मैं 18 लिख दूंगा। 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 2 इंटू 2 यानी 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होता है। ये हमारी क्या बन गई? रेसिपी बन गई, जो हमने स्टोइचियोमेट्री से निकाली। अगर मैं ये निकाल के देखना चाहूँ कि 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड हो सकता है, तो वो मेरे पास एक्स है। देखो ये मैं थ्योरेटिकली निकाल रहा हूँ, कैलकुलेशन करके निकाल रहा हूँ। जब मैं वाकई में ये रिएक्शन लैब में करवाने जाऊंगा ना, तो कुछ लैब डायनामिक्स अलग हो जाती हैं। प्रैक्टिकल वो जो एक्चुअल मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो उसने दिया हुआ है 70 ग्राम। जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना वो एक्चुअल होता है या प्रैक्टिकल होता है, लेकिन थ्योरेटिकली कितना बन सकता है वो मैं ऐसे स्टोइचियोमेट्री करके निकालता हूँ। अब ये एक्स की क्या वैल्यू आ रही है? अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो डेट वुड बी 2 इंटू 18 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 2 इंटू 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। सही है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 90 ग्राम। तो जो 90 ग्राम मेरे पास वाटर आ रहा है, मतलब 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से 90 ग्राम ऑफ वाटर बनना चाहिए था, ये थ्योरेटिकल है। जो मैं कैलकुलेशन करके ऑन पेपर निकाल रहा हूँ कि अगर बिल्कुल हमारा एक्सपेरिमेंट आइडियल चले तो 90 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन असल में जब हम ये रिएक्शन कराने जाते हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब इसने रियल में ये एक्सपेरिमेंट कराया 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यूज की, तो जो एक्चुअल वैल्यू बन रही थी वाटर की वो बन रही थी 70 ग्राम। थ्योरेटिकली बननी कितनी चाहिए थी? 90 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए हम फिर परसेंटेज यील्ड निकाल लेते हैं। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? एक्चुअल जो कि बना है प्रैक्टिकली करवाने पे डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल जो कि बनना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 70 ग्राम, जब उसने करवाया एक्सपेरिमेंट तो 70 ग्राम बना। हमने 90 ग्राम वाटर थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया जो कि बनना चाहिए था, तो 70 ओवर 90 इंटू 100, this would give me percentage yield of this particular experiment। और ये कितनी आ जाएगी हमारे पास? 77.8%। हाँ जी। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? हेमंत कल क्लास नहीं ली थी आपने? ओके चलो आगे और करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसमें ये क्वेश्चन साथ साथ मेरे कर लो अगर खुद से कर सकते हो पहले। अच्छा, दिस इज H2N2, ये सबस्क्रिप्ट में अमोनिया पर आ गया। अच्छा, ये कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शंस 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेड विद एक्सेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो एक्सेस में,
एंड 5.5 ग्राम ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। ये जो 5.5 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड वो बता रहा है आपको दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जो प्रैक्टिकल ही बना है, एक्चुअल कह दो या प्रैक्टिकल कह दो। और 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन से निकालना है। अच्छा, अमोनिया का जो एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है वो मास में दिया हुआ है, ग्राम्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और हाइड्रोजन की वॉल्यूम दी हुई है उसने। तो हाइड्रोजन के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, वॉल्यूम, और अमोनिया के नीचे मैं क्या लिख दूंगा, मास, क्योंकि अमोनिया का मास निकालना है। अब फिर दूसरा काम क्या है, जो इक्वेशन में हाइड्रोजन के मोल्स दिए हुए हैं वो लिख दिए, जो अमोनिया के मोल्स दिए हुए हैं वो नीचे लिख दिए। हाइड्रोजन के 3 दिए हुए हैं, अमोनिया के 2 दिए हुए हैं, जब बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास है। अब हाइड्रोजन का तो मुझे वॉल्यूम बनाना है, क्योंकि वॉल्यूम की हेडिंग डाली है ना। तो 3 मोल ऑफ एनी गैस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें पता है कि 1 मोल की कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। अब ये 3 मोल होगा, 3 मोल की जो गैस होगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस। अच्छा, अमोनिया का मास बनाना है, तो मास बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो 2 लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, इसको इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, नाइट्रोजन 1 एटम है और 14 नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है 1 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 17 ग्राम। तो यहाँ पे मैं 17 ग्राम लिख दूंगा। तो 3 into 24 decimeter cube of hydrogen produces 2 into 17 gram of ammonia. 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन कितना अमोनिया बनाएगा, ये निकालो। तो ये थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन वो आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 15 इंटू 2 इंटू 17, 3 इंटू 24 इंटू एक्स, एंड एक्स वुड बी 15 इंटू 2 इंटू 17 और 3 इंटू 24 डिवाइड हो जाएगा आगे। क्या आ रहा है हमारे पास, 7.08 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू, और ये हमेशा बड़ी आएगी जो क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन होती है, ये हमेशा बड़ी आएगी। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप बनाने जाते हो उससे ज्यादा तो बन नहीं सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम अमाउंट ये बन सकता है अगर 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाओ। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि हमारे पास हमेशा रिएक्शन कंपटीशन की तरफ नहीं जाता, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट आया हो जाता है, कुछ रिएक्ट नहीं करता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उस रीजन पे हम नहीं जा रहे। तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल वैल्यू कितनी है जो वाकई में बनी है प्रैक्टिकल करवाने पे, वो है 5.5। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, 7.08 मल्टीप्लाई बाय 100। सही, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज यील्ड अराउंड 77.6%। सही है, समझ आई? कोई ऐसा जिसको नहीं आई हो तो बोलो, रिपीट कर लेंगे। कितने मार्क्स के होते हैं मुनीब, देखो मार्क्स तो 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, कभी कभार एमसीक्यूज में आते हैं तो 1 मार्क का होता है। yes, amount of Sabia, yes, percentage yield is the percentage of the product that can be formed। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकली, देखो हमने थ्योरेटिकली करा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप खाना बना रहे हो तो जैसे चाय बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या बोला कि मैंने 2 कप पानी लिया है, मैंने उसमें 1 चम्मच जो है वो क्या डाल दिया, पत्ती डाल दी है, और 2 चम्मच चीनी डाल दी है कि 2 कप चाय बनी। अब लेकिन अगर आप जो है चाय चूल्हे पे रख के भूल गए हो और वो जो है उसका पानी उड़ गया है ज्यादा, तो आपने लिया तो 2 कप पानी था 2 कप चाय बनाने के लिए, अब वो रह गया 1 कप, लेकिन आपने उसमें पत्ती जो है वो 2 चम्मच ही डाल ली थी।
ठीक है, मतलब एक जो भी 2 कप के हिसाब से आपने सारा सामान उसमें डाल दिया था, लेकिन क्योंकि पानी आपका उड़ गया तो आपके पास एक्चुअल अमाउंट क्या है, 1 कप चाय। तो मतलब आपका परसेंटेज यील्ड क्या हुआ, 50%, क्योंकि आपने इंग्रेडिएंट तो 2 कप बनाने के लिए लिया था और बनाया आपने सिर्फ 1 कप, तो वो परसेंटेज यील्ड आपकी हो गई 50%। ठीक है, इसी तरह इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि वो रिएक्टेंट छुपा दे और प्रोडक्ट पूछ ले, बता दे आपको, जैसे फॉर एग्जांपल यस, तो परसेंटेज यील्ड का क्वेश्चन परसेंटेज प्योरिटी की फॉर्म में किस तरह आ सकता है। वो कह रहा है कि 10 ग्राम सैंपल ऑफ मैग्नीशियम रिबन reacted with excess sulfuric acid while the 0.6 gram of hydrogen was measured at RTP. Find out the percentage purity of magnesium ribbon. देखो, हम लोगों ने अभी एसिड एंड बेसिस तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ क्या होता है कि इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल एसिड है H2SO4, उसमें कोई मेटल डाल रहे हो मैग्नीशियम, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। अच्छा, अब आपने जो मेटल डाले ना मैग्नीशियम, वो रिबन की फॉर्म है। रिबन का क्या मतलब है, एक स्ट्रिप है इस तरह से मेटल की। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये आपको बोल के दी गई कि इसमें सारा का सारा मैग्नीशियम होगा, लेकिन आपको पता है ना कि जरूरी नहीं है, कि क्या पता कोई मिलावट हुई भी हो इसके अंदर, मैग्नीशियम ना हो सारा का सारा, कुछ और भी मिलाया हुआ उन्होंने। तो अगर आप वाकई टेस्ट करना चाह रहे हो कि वाकई के सारा का सारा मैग्नीशियम है इस स्ट्रिप में या नहीं है, तो आप पहले तो स्टोशियोमेट्री लगा लोगे, और स्टोशियोमेट्री आप जब लगाओगे तो आप मैग्नीशियम का आपको मास दिया हुआ है, तो मैग्नीशियम के नीचे आपने लिखा मास, और दूसरी चीज किसको निकाला हुआ है उसने, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन का 0.6 ग्राम हाइड्रोजन का भी मास दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के भी नीचे लिख दिया मास। अब देखो, अगर मैं स्टोशियो में रेसिपी बनाऊं इसकी, तो मैग्नीशियम का यहाँ 1 मोल है, हाइड्रोजन का भी 1 मोल है, तो मैंने 1 1 नीचे उतार दिया। और मैग्नीशियम का मास बनाना है, और मैग्नीशियम एटॉमिक फॉर्म में, तो 1 मोल का मास किसी भी एटम के एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो वो 24 है। तो 1 इंटू 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से कितना मास ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 2 ग्राम, तो 1 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अभी वो ये कह रहा है कि कितनी आपके पास हाइड्रोजन गैस बनी है, 0.6 ग्राम। या तो आप क्या करो कि 0.6 ग्राम को यूज करके देख लो कि मैग्नीशियम कितना था वाकई में, कि 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस बनी है, या अब ये देख लो कि अगर 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है तो उससे कितनी हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। अगर वाकई में 10 ग्राम होगा तो हाइड्रोजन गैस जो बनी होगी वो 0.6 या उससे ज्यादा बनेगी, लेकिन अगर उससे कम बन रही है तो इसका मतलब है कि ये जो रिबन आपको बोल के बेचा गया है ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम है, वो आपके साथ फिर धोखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से अगर परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है रिएक्टेंट की, तो मैं प्रोडक्ट जो बना है 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो बना है, मैं देख लूं कि कितने मैग्नीशियम से बना हो। अगर तो वाकई 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बना है, तो एक काम तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं उल्टा भी कर सकता हूँ कि 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रख के हाइड्रोजन निकाल के देख। अगर आप ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 इंटू 0.6 और फिर x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ना, वो बनेगी 7.2 ग्राम। मतलब अगर तो आपको वाकई में 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवानी है, तो वो तो आपकी 7.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बाकी का जो 10 ग्राम वो कह रहा है, 10 ग्राम अगर वाकई में मैग्नीशियम होता तो 7.2 से ज्यादा 7.2 प्रोड्यूस होती। समझ आई बात, कि अगर वो कह रहा है कि अगर 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हुई है, तो वो तो देखो 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपकी 7.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि मैग्नीशियम तो हमने 10 ग्राम लिया था, और जब 10 ग्राम लिया था तो 7.2 ग्राम तो काफी है 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। जो रिबन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम है। वो जो कह रहे हैं ना रिबन पूरा 10 ग्राम का तो है, लेकिन उसमें 10 ग्राम मैग्नीशियम नहीं है, उसमें सिर्फ 7.2 ग्राम मैग्नीशियम है, मतलब वो इम्प्योर है। और उसकी परसेंटेज प्योरिटी अगर चेक करनी है तो कैसे चेक करोगे,
कि उसमें मैग्नीशियम सिर्फ 10 ग्राम में से 7.2 ग्राम है, और टोटल उसका मास 10 ग्राम है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम 7.2 ग्राम है, तो 7.2 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आपके पास परसेंटेज प्योरिटी ऑफ दिस मैग्नीशियम रिबन आ जाएगी, जो क्या क्या आ रही है, 72%। समझ आया ये वाली बात? मुनीब, एमन, शमाइल, शंदाना, अच्छा चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। शमाइल, लास्ट स्टेप ये वाला कह रहे हो जब हमने परसेंटेज निकाला है, ये वाला परसेंटेज यील्ड जो निकाली है, तो इसमें देखो हमें 7.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये जो है ना 7.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अगर होता तो 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनती, लेकिन हमने वो कह रहा है कि डाला तो मैंने 10 ग्राम है। अगर आपने 10 ग्राम डाला है तो 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा बननी चाहिए थी। अगर 0.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बनी है तो उसके लिए 7.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम काफी है, लेकिन वो कह रहा है मेरी स्ट्रिप तो 10 ग्राम मैग्नीशियम की थी, तो वो झूठ कह रहा है ना। उसमें स्ट्रिप का मास जरूर होगा 10 ग्राम, लेकिन उसमें 10 का 10 ग्राम मैग्नीशियम नहीं है, उसमें सिर्फ मैग्नीशियम 7.2 ग्राम है। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या निकालेंगे इसकी, कि उस पूरी स्ट्रिप में मैग्नीशियम कितना है, सिर्फ 7.2। 7.2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द स्ट्रिप दैट व्हिच इज 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी मैग्नीशियम की। अच्छा ऐसा ही एक क्वेश्चन ना एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं, ये वाला ना। तो कह रहा है 6 ग्राम ऑफ मार्बल चिप्स, मार्बल चिप क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है, रिएक्टेड विद एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl तो एक्सेस में है, तो उसको तो मैं यूज करूंगा नहीं कहीं पे। एंड 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम दिया हुआ है। फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मार्बल चिप्स, तो मार्बल चिप की परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। वो क्लेम कर रहा है कि वो 6 ग्राम की मार्बल चिप है, उसमें सारा का सारा कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर वाकई ऐसा है तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दिया हुआ है, मास, और कार्बन डाइऑक्साइड के वॉल्यूम की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे मैं वॉल्यूम लिख दूंगा और कैल्शियम कार्बोनेट के नीचे मास की हेडिंग डाल दूंगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है, तो दोनों के नीचे मैंने मोल्स लिख दिए। कैल्शियम कार्बोनेट का मुझे मास बनाना है तो 1 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट करूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, कैल्शियम 40 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 3 एटम है, 3 इंटू 16, तो ये आ गया 100 ग्राम। तो 1 इंटू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बन रहा है, 1 मोल। 1 मोल का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, गैस है ना, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस इज द वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, 1 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली रिएक्टेंट को यूज कर लूंगी, 6 ग्राम मार्बल चिप अगर होती वाकई में, अगर मार्बल चिप में सबका सब 6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बननी चाहिए, तो 6 इंटू 24 इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 100, और ये हमारे पास आ रहा है 1.44 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर सारा का सारा मार्बल चिप में कैल्शियम कार्बोनेट होता है 6 का 6 ग्राम, तो 1.44 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, लेकिन क्या उतनी बनी है, बनी तो सिर्फ 1 डेसीमीटर क्यूब है, कम बनी है। तो इसका मतलब है कि वो मार्बल चिप में 6 का 6 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, अगेन आपसे झूठ बोला गया है। तो अगेन परसेंटेज प्योरिटी अगर आप डायरेक्टली यहीं से निकाल लो तो वो क्या होगी, परसेंटेज प्योरिटी इस मार्बल चिप की, कि बना कितना है 1, बनना कितना चाहिए था 1.44, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है ना परसेंटेज निकालते हुए। तो अगर आप फंस जाओगे ऊपर क्या रखूं नीचे क्या रखूं, तो आप बस ये याद रखना परसेंटेज निकालते हुए न्यूमरेटर हमेशा छोटा होता है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो 69.44% ये परसेंटेज प्योरिटी है। सही है।
शमाइल समझ आई अब? किसी और को भी प्रॉब्लम? अच्छा चलो अब थोड़े से ना इस मोल्स में देखो यही वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया या क्लासेस मिस करी हैं तो वो प्लीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के कवर अप कर लेना उसको। मोल्स के कुछ पास पेपर्स पे चलते हैं कि पास पेपर में किस तरह से मोल्स का उन्होंने टेस्ट करता है। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन मिक्स आएंगे। हमने तो अभी वर्कशीट्स में किया था ना, वर्कशीट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट ये वर्कशीट में जो क्वेश्चंस अभी रह गए हैं वो आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, कुछ एसिड एंड बेसिस के क्वेश्चंस होंगे न्यूट्रलाइजेशन वाले, वो हमने अभी पढ़े नहीं है, वो हम एसिड एंड बेसिस के साथ करेंगे। तो 5 6 क्वेश्चंस वैसे हैं, जब फंसो तो पूछ लेना। अच्छा यहाँ कह रहा है व्हाट आर द रिलेटिव फॉर्मूला मासेस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम एंड 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन। देखो सॉलिड मैग्नीशियम का क्या मतलब है, 1 मोल ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपनी एटॉमिक फॉर्म में, और वो लाइन तुम लोगों को याद है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल हैज अ मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, and 1 mole of any atom has 6 exponent 23 atoms if you are talking about atoms. But if you are talking about molecules, then 1 mole of atom has 6 exponent 23 molecules. अगर आइंस की बात करोगे तो 1 mole of ions will have 6 exponent 23 ions. But for only for gases, 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube या 24,000 centimeter cube, अगर सेंटीमीटर क्यूब यूज हो रहा है। लेकिन दिस इज ओनली फॉर गैसेस एंड ओनली ट्रू व्हेन द गैसेस आर एट रूम टेम्परेचर, मतलब आरटीपी पे होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट आर द रिलेटिव फार्मूला मासेस ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम। अगर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है एटॉमिक फॉर्म में तो उसका मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा ना। 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज अ मास इक्वल टू एटॉमिक मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखोगे 24 ग्राम होता है। इसी तरह कह रहा है 1 मोल ऑफ गैसियस क्लोरीन। अच्छा क्लोरीन जो है वो एग्जिस्ट करता है Cl2 की फॉर्म में। अगर ये बात अभी तक नहीं पता है तो जब हम लोग आगे अभी चैप्टर्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम क्लोरीन को यूज कर रहे होंगे तो वी विल फाइंड आउट कि क्लोरीन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2। पीरियोडिक टेबल में बेशक क्लोरीन एलिमेंट Cl लिखा हुआ होता है लेकिन Cl एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। इट एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म दैट इज Cl2 जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बना के एग्जिस्ट करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमने इसकी बनाई हुई है। So 1 mole of chlorine as it is a molecule, so it will has a mass equals to the molecular mass of chlorine। और इसका molecular mass कैसे निकालोगे, 2 into atomic mass of chlorine atom जो 35.5 होता है, तो ये आ जाएगा 71 ग्राम। तो 1 mole of chlorine as it is a molecule, so 1 mole of chlorine will have a mass equals to its molecular mass which would be 71 ग्राम। तो मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला मास है 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम वो 24 है और क्लोरीन गैस का 1 मोल का मास 71 ग्राम है। So this is 24 and 71 gram. C, right? अभी कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछो पूछो। नहीं आगे बढ़े। This question says complete combustion of hydrocarbon produces only carbon dioxide and water. Okay, ये इक्वेशन दी हुई है उसने C5H12 बैलेंस्ड इक्वेशन दी हुई है, लेकिन आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। अच्छा कह रहे हैं when 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन C5H12 is completely combusted। अच्छा कंप्लीटली कंबस्टेड का क्या मतलब है कि हाइड्रोकार्बन सारा का सारा जल के खत्म हो गया है। कंबस्टेड मतलब जलना, बर्न करना ऑक्सीजन के साथ। तो इट मींस के जो हाइड्रोकार्बन है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्योंकि वो कंप्लीटली वो खत्म हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है, अब इसने देखो एक्सिस में नहीं कहा, ऑक्सीजन ऑब्वियसली फिर एक्सिस में हो जाएगी। अब उसने ये बात बोली नहीं है लेकिन इम्प्लाइड कर दी है कि कंप्लीटली कंबस्टेड हो गया हाइड्रोकार्बन, इट मीन वो जल के सब खत्म हो गया, रिएक्ट हो गया। तो इट मींस इट इज इन ए लिमिटिंग, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सेस में होगा। विच वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड। तो आपने क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालो, तो उसके नीचे मैंने वॉल्यूम की हेडिंग डाल देनी है। और
हाइड्रोकार्बन का मोल दिया हुआ है 0.1 मोल, तो उसके नीचे मैंने मोल की हेडिंग डाल देनी है। दूसरा काम क्या है कि यहाँ इसका 1 मोल है, यहाँ 5 मोल है, ये मैंने नीचे लिख दिया 1, ये मैंने लिख दिया 5। अब हाइड्रोकार्बन का तो मोल्स की हेडिंग डाली है, मोल्स बनाना है, तो मोल्स ही नीचे उतार है, तो उसको फर्दर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 मोल ऑफ C5H12 कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बनाना है, 5 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो 5 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0.1 इंटू 5 इंटू 24 इज इक्वल टू x इंटू 1। सही। अच्छा, अब देखो ये है एमसीक्यू। अब एमसीक्यू में क्या आप लोगों को इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? देखो क्वेश्चन करना तो है आंसर तक पहुंचने के लिए, लेकिन जैसे ये इक्वेशन मैंने लिख दी दोबारा, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अब आप डायरेक्टली करने की आदत डालो, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो आपको समझ आएगी बात कि अगर मैं ये सब ना लिखूं, अब उसने कह दिया ना हाइड्रोकार्बन का मोल है, तो मुझे हेडिंग डालने की क्या जरूरत है? माइंड में नहीं समझ आ रहा है कि मोल है तो बस मोल है, तो 1 मोल यहाँ पे मैं देखूं तो इसका 1 मोल है इक्वेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है और उसके साथ 5 मोल लिखा हुआ है, तो मुझे अब इतना तो याद हो गया कि 1 मोल C5H12 जो है वो 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका वॉल्यूम बनाना है तो मैं इसको 24 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? तो आपको सिर्फ ये लिखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, और अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना के ये एमसीक्यू है, यहाँ पे दिखाने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर में करो। लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो जब तुम लोग को खुद समझ आ जाएगा भाई ये चीज से जाके मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स वहां से 1 से जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, जब एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 जाके डिवाइड होगा, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। तो आप डिवाइडेड बाय 1 थोड़ी कर रहे हो कैलकुलेटर में, वैसे एग्जाम में बैठ के सब कर रहे होते हैं, 2+2 भी करके देखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप्ड हो रही है ना, तो आपको शायद ये भी लिखना ना पड़े, आप माइंड में ये भी कर लोगे। सही है। तो ये जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आप आगे बढ़ते जाओगे। क्वेश्चन 49 कौन सा है इसमें? ये सभी इसी वर्कशीट में कह रहे हो? इसमें तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखे हुए। मुझे पिक्चर भेज दो, उसकी मैं करवा देता हूँ, व्हाट्सएप कर दो। ये क्वेश्चन देखो, which mass of carbon contains the same number of atoms as 16 ग्राम of sulfur। जरा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो हमने जो बात की, जो मैं कहता हूँ ना कि ये लाइन आपके लिए काफी है मोल्स करने के लिए, आपको कहीं और कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कह रहा है विच मास ऑफ कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। अब ये क्वेश्चन ना है बड़ा आसान, लेकिन समझ आना बड़ा मुश्किल है। कह रहे विच मास ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का कौन सा मास है जिसमें जितने एटम 16 ग्राम ऑफ सल्फर में उतने ही एटम्स हो। मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन अगर मेरे पास है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसका मास जो होगा उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, ऐसे। ओहो, 1 मोल ऑफ कार्बन जो है उसका मास उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। कार्बन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में देखो 12 ग्राम होता है। अच्छा यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एटम्स की भी बात चल रही है साथ साथ, तो 1 मोल के किसी भी एटम में उसके कितने एटम्स होते हैं? 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। इसी तरह अगर मैं सल्फर के लिए बात करूं, तो सल्फर का जो 1 मोल ऑफ सल्फर है उसका मास सल्फर के एटॉमिक मास के बराबर होगा। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 ग्राम। प्रोडक्ट टेबल से देखना है ये।
और 1 मोल ऑफ सल्फर में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 1 मोल ऑफ एनी एटम हैज 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अब देखो मोल्स भी बराबर हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स भी बराबर हैं, लेकिन मासेस डिफरेंट हैं। बिल्कुल क्या कहते हैं एमन, मोल्स यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लिंक अप मोल से ही बनाना है। अगर मुझे मोल का कॉन्सेप्ट पता है तो मैं आगे बढ़ सकूंगा, ठीक है। तो अगर आप कोई ये डायरेक्टली लिख दो सिर्फ इतनी चीज कि इनके मासेस इसके बराबर हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इतना मोल का फर्म कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि आपको मोल को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिलहाल समझने के लिए कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, उनका मास उनके एटॉमिक मास के बराबर होगा जो कि 12 ग्राम होता है, और उसमें नंबर ऑफ एटम 6 एक्सपोनेंट 23 कार्बन एटम्स होंगे। लेकिन अगर मैं सल्फर की बात करूं तो 1 मोल ऑफ सल्फर में एटम्स तो उतने ही होंगे, क्योंकि 1 मोल की चाहे कोई भी चीज हो उसमें 6 एक्सपोनेंट 23 यूनिट्स होते हैं। 1 मोल ऑफ एटम है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ सल्फर 1 मोल ऑफ कार्बन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं, लेकिन दोनों के मासेस डिफरेंट है, क्योंकि 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कार्बन के एटॉमिक मास के बराबर होगा, 1 मोल ऑफ सल्फर का मास सल्फर के एटॉमिक मास के बराबर होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों के सेम होंगे। इसका क्या मतलब है? सल्फर का एक एटम भारी है ना, बस इतनी सी बात है। सल्फर का एक एटम भारी है तो मैंने सल्फर के 6 एक्सपोनेंट 23 एटम मास बैलेंस पे रख दिए तो टोटल मास 32 ग्राम आ रहा है। और कार्बन के 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मैंने रख दिए मास बैलेंस पे तो कार्बन के 12 ग्राम आ रहे हैं। लेकिन 6 एक्सपोनेंट 23 ही रखे ना, तो दोनों को मैं 1 मोल कहूंगा। मतलब ऐसी ही बात है कि मैं मास बैलेंस पे 1 दर्जन अंडे रख दूं और 1 दर्जन क्या कहते हैं केले रख दूं, तो 1 दर्जन अंडे होंगे तो 12, लेकिन मास डिफरेंट होगा। 1 दर्जन केले होंगे तो 12, लेकिन मास उनका डिफरेंट होगा अंडों से। बस ये वाली बात है। अच्छा, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि विच मास ऑफ कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स 16 ग्राम ऑफ सल्फर। अब वो कह रहा है कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर में जितने एटम्स है ना, उतने ही एटम्स अगर कार्बन के भी हों तो उनका मास क्या होगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, सेम नंबर ऑफ एटम्स है 16 ग्राम ऑफ सल्फर। अब हमें पता है कि सल्फर का अगर 32 ग्राम होता है तो उसमें 1 मोल या 6 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। अब सल्फर का 16 ग्राम होगा तो 16 ग्राम बेसिकली क्या है, हाफ है ना, हाफ हो जाएगा सल्फर का। मतलब सल्फर के अगर मैं मोल्स निकालूं 16 ग्राम में, इस तरह से फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर सल्फर के मैं 16 ग्राम्स में मोल्स निकालूं 16 डिवाइड बाय 32, तो ये मेरे पास आ जाएंगे 0.5 मोल ऑफ सल्फर। तो सल्फर के 0.5 मोल में जितने भी एटम्स होंगे ना, कार्बन के भी 0.5 मोल में उतने ही एटम होंगे। मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन में जो एटम्स है और 1 मोल ऑफ सल्फर में जो एटम्स है वो सेम है। तो 0.5 मोल ऑफ सल्फर में और 0.5 मोल ऑफ कार्बन में भी नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। मुझे बात समझ आई कि अगर मैं कहूँ कि 0.5 मोल ऑफ सल्फर मेरे पास है तो उसमें जो एटम्स होंगे ना वो इक्वल होंगे अगर मेरे पास 0.5 मोल ऑफ कार्बन हो, लेकिन दोनों के मासेस डिफरेंट होंगे। तो कार्बन के 0.5 मोल में मास कितना होगा वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स कार्बन के 0.5 है, उसका मास कितना होगा? एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, ये कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू 12, दैट वुड बी 6 ग्राम्स। समझ आई ये बात? तभी ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अभी ना आपको। ये वही क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था ना कि अभी एसिड एंड बेसिस हमने नहीं पढ़ा है तो न्यूट्रलाइजेशन वाले छोड़ देते हैं, लेकिन एक क्लास के एंड में मैं करवा देता हूँ। ओके, इसको दोबारा करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक और मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ तुम लोगों को ताकि ये याद रह जाए कैसे करना है। कह रहा है ये विच मास ऑफ कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। देखो अगर सेम नंबर ऑफ एटम्स है ना दोनों के, कार्बन के और सल्फर के, अगर एटम्स वो कह रहा है सेम है तो मोल्स भी ऑटोमेटिकली सेम ही होंगे।
मतलब जो मोल्स कार्बन के हैं वही मोल सल्फर के भी होंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ आती है। अगर मैं कह रहा हूं कि कोई भी एटम है ना, अगर मैं कहूं मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है या 1 मोल ऑफ सल्फर है, या कोई भी एलिमेंट है ना, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम है या 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, क्लोरीन एटम्स है, तो नंबर ऑफ एटम्स जो है ना सब में 6 एक्सपोनेंट 23 होंगे। यही तो काम होता है मोल्स का, कि मोल्स ये नहीं देखता कि हमें किस चीज के साथ लगाया जा रहा है, वो चीजों को क्वांटिफाई कर देता है, 6 एक्सपोनेंट 23। ये बात यहाँ तक समझ आती है इस कॉन्सेप्ट में मेरे साथ हो सारे, कि 1 मोल का कोई भी एटम हो उसमें आएंगे कितने, 6 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अगर इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो ये मुझे बता दो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि विच मास ऑफ कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स 16 ग्राम ऑफ सल्फर। मतलब वो कह रहा है कि जो एटम्स आपके कार्बन के हैं उतने ही एटम सल्फर के भी हैं ना। तो अगर मैं मोल्स की टर्म में बात कर लूं, अगर मैं बोलूं जो मोल्स, अगर एटम सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। मतलब जो मोल्स आपके सल्फर के हैं वही मोल्स कार्बन के भी होंगे, राइट। अच्छा, अब सल्फर के 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर में मोल्स कितने होंगे वो निकाल के देख लो। नंबर ऑफ मोल्स मास ओवर एटॉमिक मास, एटम्स की बात हो रही है ना, तो एटॉमिक मास, तो सल्फर का मास है 16 ग्राम, एटॉमिक मास इसका होता है 32, तो सल्फर के मोल्स आ रहे हैं 0.5 मोल। अभी हमने क्या बात की कि एटम्स बराबर हैं तो मोल्स भी बराबर होंगे, मतलब 0.5 मोल ऑफ सल्फर अगर है मेरे पास तो कार्बन के, वो कह रहा है कि जितने सल्फर के एटम्स है उतने कार्बन के एटम्स भी हैं, तो जितने सल्फर के मोल्स होंगे उतने कार्बन के मोल्स भी होंगे, तो 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन भी होगा। अब कार्बन के कितने मोल्स पता चल गए, 0.5 मोल। कैसे पता चले, क्योंकि सल्फर के भी इतने मोल्स हैं, और वही कह रहा था सेम नंबर ऑफ एटम्स है। जब एटम सेम होते हैं तो मोल भी सेम होते हैं, कार्बन के भी 0.5 मोल होंगे। तो इस 0.5 मोल से कार्बन का मास निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने, 0.5, मास ऑफ कार्बन आपने निकालना है, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12, प्रोडक्ट टेबल से देखोगे तो कार्बन का मास कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 12 दैट इज 6 ग्राम। अब बताओ शानदाना, समझ आई शमाइल? ओके गुड। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें कह रहा है अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय द हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन, देखो, नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होके क्या बना रहा है, 2 moles of ammonia. What is the percentage yield when 60 kilogram of ammonia is produced from 60 kilogram of hydrogen? अच्छा, ये लिमिटिंग और एक्सेस वाला केस बन रहा है मेरे पास। नहीं, बल्कि ये लिमिटिंग और एक्सेस वाला नहीं बन रहा, सॉरी सॉरी, क्योंकि इसमें देखो रिएक्टेंट तो मुझे एक ही बताया है ना, कौन सा, 60 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट मुझे अमोनिया का बताया हुआ है, जो प्रोडक्ट का बताया हुआ है अमोनिया, तो ये लिमिटिंग एक्सेस वाला केस नहीं बनेगा। ये सिंपल केस बन रहा है परसेंटेज यील्ड वाला जो अभी हमने करा है ना, कि अमोनिया का वो मास दिया हुआ है, उसने प्रैक्टिकल मास दिया हुआ है क्वेश्चन में कि प्रैक्टिकली इतना बना है, और हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन का भी मास दिया हुआ है, कितने हाइड्रोजन से, 60 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन से। तो दोनों के मोल्स नीचे उतारोगे, दोनों के मास बनाने के लिए इस दोनों के मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 ग्राम,
3 into 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। तो 60 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, अच्छा ये किलोग्राम है, अभी हम जो मोल्स में मास लेते हैं वो ग्राम्स लेते हैं, तो किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हो? 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना। अगर नहीं भी करोगे तो वो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो किलोग्राम्स में आएगा, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई नहीं भी करूँ तो x जो मेरा आएगा वो किलोग्राम्स में ही आ जाएगा आंसर, अगर कर दूंगा तो वो ग्राम्स में आएगा। तो अगर ना भी करो तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कुछ लोग प्रॉब्लम होती है उनको बाद में कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कर दो, कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो। ये हमारे पास आ जाएगा 340,000 किलोग्राम ना, 340,000 करके कुछ आ रहा है, लेकिन ये ग्राम्स में आ रहा है। तो अगर मुझे x को वापस किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको दोबारा डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा, तो एक स्टेप लावाजा बढ़ जाता है अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूं, क्योंकि मुझे दोबारा अगर उसको, क्योंकि मुझे कंपेयर किससे करवाना है? अमोनिया से जो 60 किलोग्राम प्रैक्टिकल कह रहा है, और मैंने अमोनिया यहाँ पे ग्राम्स में निकाल लिया है, तो मुझे कंपेयर तो किलोग्राम से कराना है, तो मुझे वापस उसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है। तो एक ही बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पे केजी रखा है तो आपके पास आंसर भी केजी में आ जाएगा, और वो हमारे पास आंसर आ रहा है 340 किलोग्राम। सही है। तो ये 340 किलोग्राम्स ऑफ अमोनिया जो बन रही है ये बेसिकली थ्योरेटिकल है। आपने प्रैक्टिकल कितनी बनी है? 60 केजी, तो आपने परसेंटेज यील्ड कैसे निकालनी है? एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। एक्चुअल वैल्यू है 60, थ्योरेटिकल है 340 इनटू 100। तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज 17.6%। ठीक है, बी। आई बात समझ? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये लिमिटिंग एक्सेस वाला है हमारे पास। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अच्छा देखो ये 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के हिसाब से ही हम उसको देखेंगे कि हम उसको जल्द से जल्द कैसे कर सकें। ये इसने मुझे इक्वेशन दी हुई है जो कि ऑब्वियसली आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, NO2, that could be obtained when 1 decimeter cube of nitrogen monoxide, this is nitrogen monoxide। अभी आगे पढ़ोगे ना केमिस्ट्री तो ये पता चल जाएगा कि भाई ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होती है, ये डाइऑक्साइड होती है। reacts with 2 decimeter cube of oxygen। अच्छा, 2 decimeter cube of oxygen। अब देखो मैं, वो कह रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस। अब मसला ये है कि उसने मुझे दोनों के दोनों रिएक्टेंट की ना वॉल्यूम बता दी है। अब मैं किससे निकालूं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से नाइट्रोजन प्रोडक्ट निकाल के देखूं या ऑक्सीजन से निकाल के देखूं? दोनों रिएक्टेंट है, तो ये लिमिटिंग और एक्सेस वाला केस है। तो मुझे इसमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। और वो हम कैसे लगाते हैं? अगेन सेम चीज कि अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को देखूं तो रिएक्टेंट साइड पे देखो क्या हो रहा है, दोनों के देखो वॉल्यूम वॉल्यूम दिए हुए ना। अब आपने इस तरह पहले तो चलो हेडिंग डाल के कर लो, इसका भी 2 मोल दिया हुआ है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, ऑक्सीजन का 1 मोल दिया हुआ है, और वॉल्यूम बनाना है तो 2 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन कितना बन रहा है? 1 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब। तो अब इनमें से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ, ऑक्सीजन का 2 दिया हुआ। अब आपकी मर्जी, किसी एक से निकाल के चेक कर लो। आप चेक कर लो कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से कितना ऑक्सीजन बनता है। ये आपका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड।
बनता नहीं है, मतलब कितना रिक्वायर्ड है। 2 × 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कितना रिक्वायर्ड होगा। अब देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है सारी, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर आप वो देखो मोल रेशियो तो 2:1 का है, तो 1 डेसीमीटर अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मेरे पास, मतलब जो भी होगी ऑक्सीजन हमेशा उसका हाफ चाहिए होगी वॉल्यूम, क्योंकि मोल्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना वॉल्यूम के। 1 है तो 24, 2 है तो 48, 3 है तो 36, मल्टीप्लाई बाय करना है बस मोल से। तो अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। अगर मेरे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1 डेसीमीटर क्यूब है तो ऑक्सीजन उसकी हमेशा हाफ चाहिए होगी, जो कि 0.5 डेसीमीटर क्यूब होगी, क्योंकि 2:1 का रेशियो है। अब ऑक्सीजन आपको 0.5 चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है। आपके पास गिवन कितनी ऑक्सीजन? 2 डेसीमीटर क्यूब गिवन है, रिक्वायर्ड 0.5 है इन ऑर्डर टू कंप्लीटली रिएक्ट 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। आपके पास गिवन है 2 डेसीमीटर क्यूब, तो रिक्वायर्ड लेस देन गिवन है ना। और जब भी रिक्वायर्ड लेस देन गिवन होता है तो वो रिएक्टेंट हमारा किस में होता है? एक्सेस में होता है। ठीक है, यही था ना, रिक्वायर्ड ग्रेटर देन गिवन होगा तो वो रिएक्टेंट लिमिटिंग में होगा, अगर रिक्वायर्ड लेस देन गिवन है तो वो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, जिस रिएक्टेंट के लिए आप काम कर रहे हो, जिस जो एक्स की जगह आपने रखा है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड लेस देन गिवन आ रहा है, हमें चाहिए 0.5, हमारे पास पड़ी हुई है 2 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन, इट मींस ऑक्सीजन इज इन एक्सेस। तो मैं ऑक्सीजन को यूज नहीं करूंगा प्रोडक्ट निकालने के लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से निकालूंगा। अब यहाँ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं देखो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, 2:2 का रेशियो है, मतलब जितना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होगा उतना ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी तो 1 डेसीमीटर क्यूब ही बनेगा ना। बस ये जो सारा काम है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ये सब अवॉइड हो जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है हार्डली 10 सेकंड में हो जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? प्रॉब्लम है किसी को इसमें? मुनीब समझ नहीं आया या प्रॉब्लम नहीं है? एमन कल हमने नहीं, ये नहीं पढ़ा था, कल हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ा था। कल वाला लेक्चर देख लेना, वो डिफरेंट था। कंसंट्रेशन और एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों नए कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। मुनीब छोटा वाला प्रोसेस आ जाएगा समझ, छोटा वाला प्रोसेस ही तो काम का है वैसे। ठीक है, जरा सा ध्यान से देखना, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है ना, मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मासेस के लिए मैं ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि अगर मैं देखो बोलूं मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो उसका कुछ भी मास हो, उसका मास होगा 14 + 16, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 होता है और ऑक्सीजन का 16, तो उसका मास होगा 30 ग्राम, लेकिन उसका वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो मास होगा ना वो होता है 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास निकाला है मैंने, लेकिन वॉल्यूम उसका भी 24 डेसीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि 1 मोल है। अब मासेस बेशक डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि दोनों की दोनों 1 मोल है तो वॉल्यूम इनका सेम होगा। तो अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन को 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एज पर रेसिपी 2:1 है, तो अगर उसका, अब मैं इसको देखो वॉल्यूम बनाने के लिए 24 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन मैं करके नहीं दिखा रहा था तुम्हें। तो वॉल्यूम मोल्स को मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा? अब देखो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 24 तो वैसे भी कैंसिल आउट होना है, 2:1 का रेशियो बनना है ना। चलो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 × 24 और 2 × 24 × x, तो 24 वैसे भी कैंसिल होना है, तो x क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 0.5।
तो रेशियोज, अगर मैथ्स में रेशियोज पढ़े, ये रेशियो अगर 2:1 का आ रहा है तो इट मींस अगर 1 डेसीमीटर क्यूब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है तो उसको ऑक्सीजन उसका हाफ चाहिए होगा हमेशा। लेकिन ऑक्सीजन ये रिक्वायर्ड है, और ऑक्सीजन गिवन कितना है तुम्हारे पास? 2 डेसीमीटर क्यूब। अब गिवन ज्यादा है, ठीक है, तो इट मींस का ऑक्सीजन एक्सेस में। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए तो 2:2 का रेशियो, मतलब 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएंगे। 1 होगा तो 1 बनाएगा, 3 होंगे तो 3 बनाएंगे। इसी तरह वॉल्यूम, अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 1 डेसीमीटर क्यूब है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी 1 डेसीमीटर क्यूब बनेगी। सेम सेम, सही है, ये चीज आ जाएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। सेकेंडली